स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 24 सितंबर दैनिक अपडेट पे बात करेंगे। यहाँ पे हम आपको बताएंगे यूपी SSSC वीडियो पर हाई कोर्ट का क्या आदेश आया है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती 2018 की क्या अपडेट है, 1.25 लाख पदों पर किस विभाग में भर्ती हो सकती है और यूपीपीएससी शिक्षक भर्ती सेंटर पर क्यों विरोध हो रहा है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो रेलवे का बोर्ड था आरआरबी और आरआरसी, अब ये अपनी भर्तियां नहीं कराएगा। क्यों ऐसा होगा ये आप इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा हम ढेर सारे पदों के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले इसी तरह की अपडेट और ढेर सारा स्टडी मटेरियल के लिए इस ऐप को डाउनलोड करें, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपी SSSC वीडियो की बात करें तो देखिए, जो वीडियो की भर्ती थी 2016 की, इसमें कुल मिलाकर 3133 पद थे। वैसे तो अगर आप इसे 2016 की भर्ती कहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये भर्ती 2013 की थी, जो कि लगभग 2500 पद थे। बाद में इसमें कुछ और पद बढ़ाए गए और 2016 में इसका फिर से आवेदन हुआ। तो इस पर एक केस चल रही थी और हाई कोर्ट ने इसमें अपना निर्णय सुना दिया है। दरअसल मामला ये है कि 2016 में जो 3133 पदों पे भर्ती आई थी, इसमें केवल और केवल 2947 पदों की नियुक्ति हुई थी। जो 116 पद बाकी रह गए थे उसे आयोग ने रोक लगा दिया। आयोग ने कहा कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, कुछ गड़बड़ियां हैं, तो इसलिए इसे रोक लगा दी गई। मतलब कि 2947 पदों पे लोगों की नियुक्ति मिल गई। बाकी जब 116 पदों के कैंडिडेट कोर्ट गए तो इनमें से कुछ पदों को, यानी कि लगभग 98 पदों की नियुक्ति दे दी गई। बाद में अब कुल मिला के लगभग 18 पद खाली रह गए थे। अब इन 18 पदों पे जो यूपी SSSC का आयोग है ये नियुक्ति नहीं दे रहा था। आयोग का ये तर्क था कि मतलब कि एक बार जब रिजल्ट जारी हो जाता है उसके बाद पूरक रिजल्ट घोषित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, और कोर्ट ने इसको लेकर के फटकार भी लगाई है और कोर्ट ने इसे नहीं माना है। कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपकी भर्ती खाली रह जाती है तो आपको एक पूरक रिजल्ट जारी करना पड़ सकता है। अब देखिए, ये जो भर्ती भले ही 2016 की है, लेकिन आने वाली भर्तियों पर भी इस आदेश का प्रभाव पड़ेगा। वो ऐसे पड़ेगा कि मान लीजिए कि लेखपाल की भर्ती आती है या फिर कोई भी भर्ती, तो उसमें भी कुछ लोग सेलेक्ट होंगे। फिर तुरंत ही जूनियर इंजीनियर की भर्ती होने वाली है। तो अगर ढेर सारे लोग जो कि लेखपाल की भर्ती को छोड़ करके जूनियर इंजीनियर में जाते हैं तो जो पद खाली हो जाएंगे लगभग 6 महीने के अंदर अंदर, उनको आयोग पहले क्या करता था कि उनके लिए कोई भी पूरक रिजल्ट या फिर वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करता था। लेकिन इस जो आदेश को देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं इस तरह की भावना भी दिखती है कि आयोग को एक वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि आयोग इस आदेश से कितना कुछ सीख पाता है। आगे बढ़ें तो देखिए, जो सहायक शिक्षक भर्ती 2018 थी, इसमें कई क्वेश्चन गलत पाए गए थे। हालांकि उनको आयोग ने सही कर लिया, लेकिन एक जो क्वेश्चन था उसको आयोग ने सही नहीं किया था। अब क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन गलत है या फिर उनके ऑप्शन गलत दिए गए हैं और आयोग शिक्षक भर्ती करा रहा है, मतलब शिक्षकों की भर्ती हो रही है और वहाँ पे आयोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अब एक प्रश्न के उत्तर के लिए लोग चले गए कोर्ट में, और कोर्ट ने भी यहाँ पे जो फैसला दिया है इसे आप केवल एक सीमित फैसला कर सकते हैं। सीमित फैसला इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो होता यह है कि मान लीजिए कोई आंसर की आई और उसमें कुछ ऑब्जेक्शन हुए, तो जब नंबर बढ़ता है किसी भी गलत क्वेश्चन पे तो सबका नंबर बढ़ जाता है। मतलब कि आयोग ने 4 क्वेश्चन गलत दिए हैं, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन जब नंबर बढ़ेगा तो सबका बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट ने ये कहा है कि केवल उन्हीं लोगों के नंबर बढ़ाए जाएंगे जिन लोगों ने अपील की है। इसके अलावा नंबर तब भी बढ़ेगा जब वो एक नंबर से उनका सिलेक्शन होने वाला होगा। मतलब अगर उनके सिलेक्शन में एक नंबर की कमी हो रही होगी और उन्होंने ये अपील की होगी, तब उनका एक नंबर बढ़ेगा। अगर उनके सिलेक्शन में 2 नंबर की कमी हो रही होगी तब उनका नंबर नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आपने अपील नहीं की थी, अपील वाले में आपका नाम नहीं था, तब भी आपका नंबर नहीं बढ़ेगा।
यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो लोग चयनित हो चुके हैं उनका क्या होगा। तो हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि जो लोग चयनित हो गए हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको इस आदेश से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन पे कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो यूपीपीएससी में शिक्षक भर्ती है, इसमें जो सेंटर बनाया गया है ये विषयवार बनाया गया है और इसका विरोध किया गया है प्रतियोगी छात्रों के द्वारा। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सेंटर इतने दूर बन गए हैं कि लोगों को शामिल होने में परेशानी हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ऐसी विरोध चल रही है। इसके अलावा अगर आप यूपीपीएससी में स्टाफ नर्स को देखेंगे तो जिसका एग्ज़ाम 3 अक्टूबर को होने वाला है, एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद एक एग्ज़ाम का जो सेंटर है ये बदल दिया गया है। यहाँ पे देखिए, जो पुराना परीक्षा केंद्र था मास्टर ब्रेन गर्ल इंटर कॉलेज मीरापुर हर्षवर्धन नगर, अब ये होगा हर नारायण डिग्री कॉलेज 235 P/8 M करेला बाग। तो देखिए, जब तक आप परीक्षा देने जा रहे हैं आप आयोग की वेबसाइट को देखते रहिए, हो सकता है कि आपका भी सेंटर बदल दिया जाए, क्योंकि जब सेंटर बना दिए जाते हैं तब कहीं से कोई दिक्कत आती है तो आयोग को मजबूरी में सेंटर बदलना पड़ता है। ऐसा आप यूपी SSSC में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे आपको चेक करते रहना है। आगे बढ़ते हैं तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यहाँ पे कर्मचारी भर्ती शुरू होनी है। ये 632 पदों पे होगी। 24 सितंबर को 10 बजे के आसपास अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आप जा करके देख सकते हैं। ये शिक्षक भर्ती नहीं है, ये एक कर्मचारी भर्ती है। यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती होगी। ग्रुप ए में 32, ग्रुप बी में 73 और ग्रुप सी में 537 पदों को रखा जाएगा। हालांकि नोटिफिकेशन के लिए या फिर योग्यता के लिए आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाना होगा। 24 सितंबर को 10 बजे के बाद कभी भी जाकर आप उसे देख सकते हैं। अगर बात करें कि कहाँ पे कितने पद खाली हैं, तो देखिए, केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट आया है और इसमें बताया गया है कि लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के लिए। लगभग 73,000 पद सहायक अध्यापकों के खाली हैं और 52,000 पद प्रधानाध्यापकों के खाली हैं। केंद्र ये चाहता है कि इसे भरा जाए। हालांकि आपको भी पता होगा कि हमारी सरकारें वैकेंसी के मामले में कितनी जिम्मेदार हैं। जब चुनाव आता है तो वैकेंसी होने लगती है। जैसे कि एनटीपीसी में जब 2019 का चुनाव आया तो फार्म डलने लगे थे। अब 2 से 2.5 साल बाद एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो भी केवल पहला वाला एग्ज़ाम हो पाया है। यूपी में भी आप देखेंगे तो वही प्रक्रिया है। 4 साल में आपने कुछ नहीं किया, दूसरे की भर्ती थी उसको आप पूरा करा करके और 4.5 लाख काउंट करवा रहे हैं। और यहाँ पे जब चुनाव नज़दीक है तो आनन फानन में आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जो ये तो था बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के लिए। अब बात करते हैं कि कहाँ पे किस तरह की वैकेंसी आई है। तो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के लिए खाली पद हैं जो कि MP PSC में आते हैं। इसके लिए कुल मिला के 129 पद खाली है। उम्र सीमा 21 से 40 होनी चाहिए और इसके लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आप बात करें शैक्षिक योग्यता की तो इसके लिए आपको वेटनरी साइंस में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। जो राज्य चिकित्सा परिषद है इसमें आपका पंजीकरण भी होना जरूरी है। यानी कि एक लाइन में कहें तो मध्य प्रदेश वाले ही केवल इसका आवेदन कर पाएंगे। माइंस इंस्पेक्टर में भर्ती आई है और ये भर्ती आई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। कुल मिला के 100 पद है और यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों के लिए होगा। जो पुरुष है उनकी अधिकतम उम्र सीमा 37 हो सकती है, महिला की 40 हो सकती है। उम्र काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2019 के दिन। और इसके लिए जो आवेदन शुल्क है ये लगभग 750 रुपये है। ऑनलाइन मोड में आप इसे जमा कर सकते हैं। अगर हम बात करें शैक्षिक योग्यता की तो इसके लिए आपके पास माइंस या फिर माइंस सर्वे में डिप्लोमा या फिर जियोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑनलाइन bssb.com पे जाइए, वहाँ जाके आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। असिस्टेंट प्रोसेसर की रिक्तियाँ हैं 173 पदों पर। आयु सीमा अधिकतम 40 हो सकती है। तो इसके लिए आपको जाना होगा jkpsc.nic.in। डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ है और यहाँ से बाद आप इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर के लगभग 24 पद खाली आए हैं और ये हरियाणा की भर्ती है। सिविल सर्जन ऑफिस पानीपत हरियाणा। यहाँ पे आयु सीमा नियमानुसार है। इसके बारे में कम से कम 12वीं होना चाहिए या फिर स्नातक और आपके पास एक ड्राइवरी लाइसेंस होना जरूरी है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 तक है। ये फार्म ऑफलाइन है। अगर आप panipat.gov.in पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। इंजीनियरिंग सेवा में आवेदन का अवसर आया है। ये यूपीएससी की बात हो रही है।
247 पद है। उम्र सीमा अधिकतम 30 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष रखी गई है और इसके लिए आपको निर्धारित ट्रेड में डिग्री होना जरूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए upsconline.nic.in पे आपको जाना होगा। ग्रुप सी में सिविलियन पदों पे मौका है। ये एलडीसी, एमटीएस, कारपेंटर, कुक, ये स्टोर कीपर तरह की भर्ती है। 174 पद होंगे। अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 25 साल है तभी आप इसका आवेदन कर पाएंगे और इसके लिए आपके पास 10वीं, 12वीं और स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। चूँकि कई तरह के पद हैं इसलिए कई तरह की डिग्री भी मांगी गई है। ये भी फार्म ऑफलाइन होगा। आपको indianairforce.nic.in पे जाना है। वेबसाइट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, एक बड़ी अपडेट ये है कि जो प्रयागराज है इसके अलावा देश के जितने भी आरआरबी हैं और आरआरसी हैं, मतलब अगर आप देखेंगे तो जो एनटीपीसी था उसको आरआरबी करा रहा था और जो ग्रुप डी है उसको आरआरसी करा रहा है। 2019 की बात करें तो कुल मिलाकर के 21 आरआरबी हैं, 16 आरआरसी हैं। अब इनको बंद करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए संतुति भेज दी गई है और उम्मीद है कि जल्दी ही इनको बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये बंद हो जाएगा तो ये भर्तियां जो हो रही हैं ये रुक जाएंगी या फिर इस तरह की आगे कोई भर्ती नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि सरकार ने एक एनटीए बनाया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि सीईटी कराएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसके थ्रू अब रेलवे की भर्तियां होंगी। तो इसे आप एक अच्छी खबर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका जो एनटीए का प्री वाला एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छे नंबर ला देंगे तो आप रेलवे के या फिर एसएससी के या फिर केंद्र सरकार के कई सारे वैकेंसियों में जा सकते हैं। आपको अलग अलग ना तो फार्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी ना तो अलग अलग परीक्षा देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का ये मतलब है कि रेलवे अपनी नियुक्तियां अब खुद नहीं कराएगा। एनटीए से जो लोग आएंगे इनका भी सिलेक्शन रेलवे में होगा। हालांकि रेलवे अपनी परीक्षाओं के लिए मेंस करा सकता है। देखना होगा कि आगे इसमें क्या अपडेट आती है। ये तो खबर आपको पता ही होगा कि जो ग्राम पंचायत सहायक में 58,000 पदों की भर्ती थी, इस पर रोक लग गई है और इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाया है। हालांकि हाईकोर्ट ने केवल नियुक्ति पे रोक लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो प्रक्रिया चल रही है आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहिए। हालांकि इतनी सारी फर्जीवाड़ा की खबरें आई हैं कि कई जगह नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, केवल 30 से 35% लोग ही अभी नियुक्त हो पाए हैं। तो हाईकोर्ट ने इसमें चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाया है, इसके मतलब कि फाइनल सिलेक्शन पर रोक लगाया है। अब इसके लिए जो अगली डेट है ये 13 अक्टूबर को है। 13 अक्टूबर को देखना होगा कि आखिर इसमें क्या होता है। दरअसल दिक्कत इसमें ये थी कि इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया, आनन फानन में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि जिनका सिलेक्शन होगा वो उन्हीं गांव के होने चाहिए, मतलब जिस गांव में होगा। अगर कोरोना पीड़ित है तो उनको वरीयता दी जाएगी। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं इसको लेकर के अपील की गई है कि अगर किसी के घर में कोरोना से मृत्यु नहीं हुई होगी और वो उस लायक होगा तो क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा। एक व्यक्ति का सिलेक्शन केवल इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि उसके घर में किसी की कोरोना से मृत्यु हुई है। तो इनको लेकर के जो समानता का अधिकार है इसका उल्लंघन हुआ है और इसी को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। अगली डेट 13 अक्टूबर को रखी गई है। अब 13 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि इसमें अगली क्या होता है। सहायक अध्यापक 2013 में जो सचिव हैं उनको रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया है। ये जो पूरी अपडेट है आप दैनिक जागरण पे और अमर उजाला पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक शिक्षा में डीएल प्रशिक्षित हैं, इन्होंने अपने लिए वरीयता मांगी है। उन्होंने कहा है कि टीईटी, सीईटी में जो बीएड है उनकी योग्यता बीएड के समान है, तो क्यों नहीं उनको शिक्षक भर्ती में वरीयता दी जा रही है, जैसे कि 69,000 की या फिर जो भी आगे आने वाली भर्ती है उसके लिए। तो ये इनकी एक बड़ी मांग है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी तरह की वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।